बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता। धूप छांव हो या हो बारिश, इनको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एवियन सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में, साथ ही साथ दलहनी फसल के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की करें खेती। कम अवधि और सूखा रोधी किस्म लगाने का करें प्रयास। टमाटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की खेती करें। इससे बेहतर आमदनी होगी, क्योंकि इन फसलों को संरक्षित कर ऑफ सीजन में बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान कम अवधि और सूखा रोधी किस्म लगाने का प्रयास करें। सूखा रोधी किस्मों के लिए मल्चिंग तकनीकी को अपनाएं। साथ ही 15 अगस्त तक कुल्थी, मक्का, सरगुजा, अरहर, उड़द, मड़ुआ लगाने की कोशिश करें। किसान भाई, बेहतर उत्पादन के लिए रोग प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है। रोग प्रबंधन के लिए मिट्टी जनित बीमारियों का समाधान करें। इसके लिए 1 एकड़ में 1 क्विंटल चूना, 1 क्विंटल करंज और 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाकर खेत में छिड़काव करें। देखिए, रोग प्रबंधन के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है जरूरी है कि मिट्टी जनित जो बीमारी है उससे हम अपनी फसल को सुरक्षा रखते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा झारखंड है उसमें हम लोग देखते हैं उकठा बीमारी सबसे ज़्यादा आक्रांत जो है फसलों को करता है। और इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि 1 एकड़ आपके पास क्षेत्रफल है तो उसमें 1 क्विंटल जो है वो चूना हम लोग उसको व्यवहार करते हैं, 1 क्विंटल करंज खली व्यवहार करते हैं और 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को जो है वो 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में बढ़िया ढंग से मिला करके पूरे खेत में बिखेर देते हैं और उसके बाद लगाते हैं। तो उसमें जो है क्या है कि रोग बीमारी हमारी फसलों को कम आती है। टमाटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि, पूसा हाइब्रिड 1 लगाएं। टमाटर की खेती के लिए जैविक पदार्थ से भरपूर दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। ध्यान रहे बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। किसान भाई, खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, यदि आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम के खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए
भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। और वादे के मुताबिक अब बात करेंगे पोषक तत्व एवियन के बारे में। इसके कार्य क्या हैं, इसके कमी के लक्षण क्या हैं। देखिए किसान भाई बहन, आप पेड़ पौधा लगाते हैं, साथ ही साथ उसमें कई तरह की बीमारियां होती हैं और उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो एवियन पोषक तत्व पौधे के लिए क्यों ज़रूरी है, इसे कैसे पूर्ति किया जाए और अगर किसी में इसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कमी के, तो इस कमी को पूरा कैसे किया जाए। तो इस सब जानकारी जो है वो हमारे विशेषज्ञ के पास में है, तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि मुख्य एवं सूक्ष्म तत्व से पौधे को क्या फ़ायदा होता है। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो मृदा विज्ञान में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे किसान भाई तो ऐसे जानते ही हैं कि दोनों क्या चीज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो इससे अनभिज्ञ हैं। तो वैसी स्थिति में हमारे किसान भाई को सबसे पहले बताएं कि मुख्य और सूक्ष्म तत्व में क्या अंतर होते हैं और ये क्या चीज़ है। कृषि अनुसंधान में अनुसंधान के आधार पर यह देखा गया है कि पौधों के विकास के लिए 17 ऐसे तत्व हैं जो कि आवश्यक होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है मुख्य तत्व और एक को कहा जाता है सूक्ष्म तत्व। इसमें मुख्य तत्व में कौन कौन सा चीज़ आते हैं? और एक्चुअली मुख्य तत्व में वैसे तत्व का आते हैं जिनका ज़्यादा मात्रा में पौधों के विकास में आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो उदाहरण के तौर पर
नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ये 6 मुख्य तत्व में आते हैं। इसके अलावे भी 3 और मुख्य तत्व हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन इसको प्रकृति अपने पौधे को स्वतः प्रदान कर देती है, इसलिए किसान भाइयों को या वैज्ञानिकों को इसको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर, हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि नाइट्रोजन जो स्वतः प्राप्त हो जाती है वो किस रूप में, कैसे नाइट्रोजन मिल जाता है? अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो लिगुमिनस जो पौधे होते हैं उनके द्वारा बहुत सारे जो राइजोबियम कल्चर है, एजोटोबैक्टर है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके थ्रू आपके जो सॉइल में है वो विस्थापित होता है और उनका जो है वो विकास होता है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो नाइट्रोजन है उसके पूरे दुनिया में ज़्यादातर सॉइल में ये डिफिशिएंट होता है, कमी पाया जाता है, क्योंकि इसका लॉसेज जो होता है वो बहुत ही रास्ते से हो जाता है। जो ही अप्लाई करता है किसान, केवल 30 से 50% ही हमारा नाइट्रोजन पौधे के द्वारा यूज होता है और बाकी जो 50% हमारा नाइट्रोजन अप्लाई किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसका लॉस हो जाता है। उसमें बहुत सारा केमिस्ट्री है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, लीचिंग होता है, लीचिंग लॉसेज होता है। उसी तरह हम आपको ये भी बताते चलें कि जो फास्फोरस है, हमारे जो झारखंड का सॉइल है उसमें फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है। फास्फोरस की कमी इसलिए पाई जाती है कि यहाँ अम्लता ज़्यादा होता है और यहाँ पर आयरन और एल्युमिनियम के साथ हमारा फास्फोरस का एक कम्बिनेशन बन जाता है। इसलिए जो ही किसान अप्लाई करता है फास्फोरस की कमी हो जाती है। इसलिए खास फास्फोरस भी जो हमारे किसान भाई अप्लाई करते हैं, 100 kg अप्लाई करेंगे तो केवल उनको 15 से 20 kg ही पौधे उपयोग में लाते हैं, बाकी सॉइल में रहते हैं। अब रही तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका पोटास। पोटास का हमारे जो सॉइल है झारखंड का उसमें मध्यम स्थिति है और इसमें ज़्यादा कमी नहीं पाई जाती है, लेकिन मध्यम स्थिति के बावजूद भी हमारे किसान भाइयों को उचित पोटास का उपयोग करना चाहिए। जी, ये तो हुई मुख्य तत्वों की बात। तो अब हम लोग पहले मुख्य तत्व के बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो मुख्य तत्व की कमी होने से क्या पौधे पर नुकसान होता है, इससे कैसे हम भरपाई करें? देखिए, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है, ये तीनों का अलग अलग पौधों में काम होता है। नाइट्रोजन का आप देखे होंगे कि एक इसमें क्लोरोफिल जो बढ़ोतरी होता है पौधों में, इसमें पौधों के विकास के लिए हमारा नेत्रजन बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, फास्फोरस जो होता है उसमें जो हमारा रूट है, जो जड़ है, उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। और तीसरा जो हम किसान भाइयों को एकदम सरल भाषा में बताना चाहेंगे कि हमारा जो पोटास है उससे हमारा तना मजबूत होता है। अब तीनों का आप देखिए कि कमी का क्या क्या लक्षण, कैसे हमारे किसान भाई ये पहचानेंगे कि नाइट्रोजन की कमी हो गई। नाइट्रोजन की कमी से जो पौधों का, जो फसलों का नीचे वाला पत्ती वो पीला होना शुरू हो जाता है, जबकि ऊपर का पत्ती वो हरा रहता है। ये मुख्य लक्षण है हमारा नाइट्रोजन का कमी का। और जो ही नाइट्रोजन की कमी का लक्षण प्रतीत हो, किसान भाइयों को चाहिए कि नाइट्रोजन जनित खाद वो छिड़काव कर दें, जैसे यूरिया है, डीएपी है। दूसरी बात आपको हम पोटास के बारे में बताते हैं कि पोटास की जब कमी हो जाती है तो पौधों में ब्लूइश, नीला और हरा कलर का डेवलपमेंट होता है और जिससे कि ये पता चलता है कि हमारा पोटास की कमी हो गई है। और पोटास के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र जो उर्वरक हैं वो उपलब्ध हैं, उनका उपयोग कर करके उसकी कमी दूर की जा सकती है। पोटास का भी हम आपको बता दें कि पोटास की कमी जो ही होगा, जो है हमारे पौधे जो है उसमें बूसी टाइप का, झाड़ी नुमा टाइप का हो जाता है और जिससे कि उनका आकार और बढ़ोतरी में असर पड़ता है। तो ये तीनों जो मुख्य तत्व हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों का उचित
मैनेजमेंट हम सॉइल के अंदर कर सकें। जी, ये तो हुआ हमारे मुख्य तत्व के बारे में जानकारी। तो अब हमारे किसान भाई को ये जानकारी दे दे कि सूक्ष्म तत्व क्या है और ये इसमें क्या क्या है, मतलब चीज़ पाए जाते हैं और इससे क्या पौधा को नुकसान देखिए, होता है? सूक्ष्म तत्व में अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें यह पाया गया है कि 8 तत्व इसमें आते हैं। उसमें जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है और कोबाल्ट है। इधर रिसेंटली निकेल को भी इसमें सूक्ष्म तत्व में जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ की परिस्थिति के अनुसार आपको बताना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई ये जान लें कि हमारे जो सॉइल में बोरोन मोलिब्डेनम की बहुत कमी है, उसके साथ साथ सल्फर का कमी है। क्योंकि हमारे सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में मृदा विज्ञान में हमने फर्टिलिटी मैप तैयार किया है और उसके आधार पर जो पूरे झारखंड का सॉइल का एनालिसिस हुआ है उसमें यह पाया गया है कि हमारा जो सॉइल है उसमें 50% सल्फर की कमी और 50% हमारा बोरोन की कमी से ग्रसित है। और ये दोनों का मैनेजमेंट हमको उचित फसल लेने के लिए और मृदा स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, हमारे किसान भाई को बहुत विस्तार से इन चीज़ों की जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण जानकारी लेकर हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, तो उनके पास चलेंगे और सीधा ले लेंगे ये जानकारी। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव एवं उसके चारा प्रबंधन कैसे करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय में वैज्ञानिक हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई बरसात के मौसम में पशुपालन तो करते ही हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अगर रखरखाव करें, चारा प्रबंधन करें तो ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है और बीमार भी कम पड़ेंगे पशु। तो डॉक्टर साहब, क्या शुरुआती दौर में व्यवस्था करेंगे? बरसात के मौसम में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बरसात का मौसम को बीमारियों का मौसम भी कहते हैं। इस समय अगर हम पशुओं का सही ढंग से रखरखाव नहीं करेंगे तो उसमें देखा जाता है कि बीमारियां होने की संभावना उसमें अधिक होती है। और जब बीमारियां होती है तो उत्पादन क्षमता की कमी होती है और किसानों को इससे सीधा नुकसान होता है। तो बरसात के मौसम में हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से हम लोग देखभाल करें पशुओं को कि उससे नुकसान ना हो, इसके लिए सर्वप्रथम है 2-3 चीज़ विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहला है आवास व्यवस्था, दूसरा खान पान की व्यवस्था और तीसरा बीमारियों से बचाव। तो इसमें जो आवास व्यवस्था है, ज़्यादातर देखा जाता है कि बरसात के समय में आवास में लीकेज होता है, पानी चूता है, फ्लोर भींगा रहता है, आसपास में नमी बरकरार रहती है, तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें देखा जाता है कि जैसे ही ज़मीन सूखा नहीं होगा तो उसमें कीटाणु जीवाणु का प्रकोप अधिक होता है और बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। और पशु भी अगर बरसात के मौसम में भीगते हैं तो उसमें भी बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। पशु का दबाव में, स्ट्रेस में आता है, जिससे उत्पादन क्षमता में कमी आती है। तो इस समय विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है कि बरसात के मौसम में या जो अभी बरसात हो गया है तो उसमें आवास का जो रिपेयर वगैरह करना है उसको अवश्य करा दें। कोशिश करें कि अंदर का जो आवास का जो फ्लोर है वो गीला ना हो, सूखा रहे। कभी कभी देखा जाता है कि आवास ज़्यादा गीला होने से पशु, जो खास करके गाय या बकरियां या सुकर जो भी पशु हैं, उसमें देखा जाता है कि यदि आवास ज़्यादा भींगा है तो फिसलन हो जाती है। तो कभी कभी पैर फिसलने से भी पशु जो है डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिससे इसका सीधा नुकसान हमारे जो पशु को होता है उत्पादन क्षमता में पड़ता है। तो ये हो गया कि आवास की विशेष रूप से हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा है कि खान पान की व्यवस्था देखना चाहिए। इस समय बरसात के मौसम में हम लोग संतुलित आहार तो देते ही हैं, लेकिन बरसात के समय में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बरसात के मौसम में देखा जाता है कि जो हम लोग चारा जमा करके रखें हैं उसमें देखा जाता है अगर उसमें मॉइस्चर आ गया, पानी का स्राव उसमें आ गया तो उसमें फंगस होने की संभावना अधिक होती है और किसान उसको ध्यान नहीं देते हैं। और वैसे जो जिस चारा में इसमें फंगस लगा है पशुओं को देते हैं तो अफ्लाटॉक्सिकोसिस, अफ्लाटॉक्सिन नाम का जो ये जो बीमारी है अफ्लाटॉक्सिकोसिस, जो एक कह सकते हैं कि ये एक तरह का जहरीला पदार्थ है, वो उससे हमारे पशुओं को काफ़ी नुकसान होता है और पशु में मृत्यु भी हो सकती है। उत्पादन क्षमता में तो कमी होती है, इसमें पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि खान पान में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इस समय का खास करके पानी, स्वच्छ साफ पानी पीने के लिए दे, फ्रेश दाना
देना चाहिए, या वैसे पशु जिसको हम लोग बेकार खाद्य पदार्थ या फिर हम लोग बाई प्रोडक्ट्स देते हैं, तो उस समय बरसात के मौसम में ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वो ख़राब नहीं हो, सड़ा हुआ नहीं हो, फंगस रहित ना हो। तो वो वैसे जो ये दाना मिश्रण है वैसे पशु को देना चाहिए। बरसात के मौसम में खास करके चारा का भी विशेष महत्व होता है कि चारा जो है कि हम लोग चारा जो गौवंशीय पशु है या फिर छोटे नस्ल के पशु हैं, जैसे बकरियां हैं, शुकर हैं, गाय हैं, तो उसमें चारा उत्पादन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बरसात के मौसम में जो हम लोग चारा देते हैं तो इस समय चारा की जो उपलब्धता होती है, हाइब्रिड नेपियर काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। उसके बाद जो है कि मक्का की जो फसल है इस समय उपलब्ध होती है, तो वैसे फसल को हम लोग को देना चाहिए। बरसात से पहले या फर्स्ट टाइम जब बारिश होती है उस समय ऐसे जो चारे हैं, जो पौष्टिक चारे हैं, उनको लगाना चाहिए और बरसात के समय में जब वो उपलब्ध होता है तो उसको देना चाहिए। एक और बात ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि बरसात के मौसम में जो हम हरा चारा देते हैं तो वो हरा चारा बिल्कुल पानी से भींगा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब वैसे भींगे हुए हरे चारे को पशु खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पानी उसके पेटों में पहुंच जाती है, जिससे देखा जाता है कि पतला दस्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो जो भी हरा चारा है उसको काटें, थोड़ी देर तक उसको पानी को, नमी को हटने दें, उसके बाद ही पशु को खिलाने के लिए उपयोग करें। तो हरा चारा को इस समय आप अगर हम पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग में लाते हैं तो इसमें हम लोग को जो खर्च होता है, खाने खर्च, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरी तरह है कि बरसात के समय पशुओं को जब हम चराने के लिए ले जाते हैं तो उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि तुरंत बारिश के बाद पशुओं को चराने के लिए ना भेजें। बारिश के बाद थोड़ा सा जो घास वगैरह है उसकी नमी को कम होने दें, धूप लगने दें, उसके बाद ही चराने के लिए आप भेजें। बरसात के मौसम में अगर भींगा हुआ है, आवास रहेगा तो बीमारी फैलता है। बिल्कुल, पशुओं में बीमारी की दर बढ़ जाती है। तो वैसी स्थिति में कौन कौन सी बीमारी हम इस समय इस मौसम में होता है? बरसात के मौसम में 2-3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बीमारियों के बारे में अगर खास करके बात करें तो पहला चीज़ है कृमि का प्रकोप इस समय अधिक होता है। कृमि का प्रकोप वैसे पशु जो चरने के लिए जाते हैं या फिर वैसे पशु जिसमें हम लोग दूषित पानी दे रहे हैं, चराने के लिए भेज रहे हैं, या फिर वैसे भी आप देखे होंगे कि बरसात के मौसम में कृमि का प्रकोप, चाहे बाह्य कृमि हो या अंतः कृमि हो, इसका प्रकोप पशुओं में अधिक होता है। तो बरसात के मौसम से पहले आप कृमिनाशक दवा अल्बेंडाजोल या फेनमेंडाजोल डॉक्टर की सलाह लेके अवश्य दे दें, ताकि उसमें जो बरसात के समय जब कृमि का प्रकोप अधिक होता है तो उससे हम नुकसान से बच सकें। तो बरसात के मौसम से पहले उसका पेट में जितने भी कृमि होंगे उसका नाश हो जाएगा। तो बरसात के समय जो कृमि का प्रकोप होगा उसका बहुत ज़्यादा असर हमारे पशुओं पे नहीं होगा। उसी तरह बाह्य कृमि का प्रकोप इस समय अधिक होने लगता है, जिसमें जैसे किलनी, पिस्सू, ये सब का प्रकोप देखते होंगे, चमड़े पे उस पर धील, किलनी, ये सब आ जाता है। तो ये काफ़ी इरिटेट करता है हमारे पशु को, इससे उत्पादन क्षमता पे असर पड़ता है। और ये जो हमारे जो परजीवी हैं ये सीधे उसका खून चूसते हैं हमारे पशु का और उससे अपना जो है कि भोजन लेते हैं। तो इससे पशु काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो इससे बचाने के लिए नियमित रूप से साफ़ सफाई रखें और जो है अगर प्रकोप हो गया है बाह्य परजीवी का तो उसमें डॉक्टर की सलाह लेकर के आप बाह्य परजीवी नाशक दवा अवश्य दे दें। साथ ही साथ जो जहाँ पे आवास है उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखें, सूखा रखने का कोशिश करें और कीटनाशक जो भी है वो आप छिड़काव करते रहें, जैसे फिनाइल है, ब्लीचिंग पाउडर है, चूना है, ये सब का छिड़काव करते रहें। तो ये जो बाहर का जो एरिया है बिल्कुल साफ़ होगा। साथ ही साथ बरसात का मौसम, जैसा मैंने बताया कि बीमारियों का मौसम भी कहते हैं, तो इसमें बरसात से पहले या अभी भी आपने टीकाकरण नहीं कराया है तो कुछ बीमारियां इस समय बहुत ज़रूरी है। जैसे गौवंशीय पशु में HS जिसको गला घोंटू कहते हैं, BQ जिसको लंगड़ी बुखार कहते हैं और FMD खुरा चपका बीमारी, ये जो 3 बीमारी है इसका टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है, आप अवश्य कर दें। उसी तरह से बकरियां जो है उसमें PPR जो बीमारी होती है उसका टीकाकरण करें। शुकर है तो उसमें आप जो है स्वाइन फीवर और FMD, ये 2 बीमारी है जिसका आप टीकाकरण अवश्य कर दें। तो इससे बरसात के मौसम में जो होने वाली समस्याएं होती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है, बीमारियां अधिक होती है, उससे आप बच सकते हैं। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इनकी बताई जानकारी पर अमल करेंगे तो आपकी पैदावार दोगुनी होगी और पैदावार अगर दोगुनी हो गई तो फिर आपका मुनाफा भी दोगुना हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र,
रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। आपके पास कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।